खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आम बजट पेश हो चुका है, लेकिन आम आदमी को क्या मिला है? हर आमजन यही सवाल कर रहा है। कोरोना काल की मार खाए बैठे मध्यम परिवार को उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में राहत दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि कॉर्पोरेट टैक्स और सरचार्ज को जरूर कम किया गया है, साथ ही टैक्स की सीमा को भी बढ़ाकर 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया। इसके अलावा एक नई बात जिसने सभी को चौंकाया वो रही डिजिटल करेंसी, यानी कि देश में अब सरकारी डिजिटल करेंसी लाई जाएगी तो क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस लगेगा। ये सब बातें हुई टैक्स की, लेकिन किसान को क्या मिला, युवा को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला? आज बात इसी खास मुद्दे पर। ये बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। यह गरीब कल्याण बजट है। इस बजट ने भी देश के आम लोगों को निराश किया है। आज के बजट में गरीब, युवाओं और बेरोजगारों के बारे में एक शब्द भी वित्त मंत्री महोदय ने बोला नहीं। केंद्र सरकार अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इस वक्त लोग उम्मीद कर रहे थे, जनता के चेहरे पर खुशी नहीं है। देश के युवाओं के साथ में, देश की इकोनॉमी के साथ में, देश की जनता के साथ में उनके साथ खिलवाड़ हुआ। ये बजट निराशाजनक है, एक छलावा है देश की जनता से। इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं तो पता नहीं बजट में क्या कुछ देंगे। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे बीच टीकाराम जूली जी है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री। टीकाराम जी, बहुत स्वागत है सर आपका। नेहा गुप्ता जी हैं, अध्यक्ष है 40 विमेन विंग से। संजय काला जी हैं, उद्योगपति हैं। आत्माराम गुप्ता जी भी शामिल हुए हैं इस चर्चा में, रियल एस्टेट से हैं। सीबी यादव जी हैं, किसान नेता हैं। और साथ ही रघुवीर पुनिया जी भी हमारे बीच में हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में, क्योंकि बजट पेश हो चुका है। टीकाराम जी, आपसे शुरुआत करते हैं सर। बहुत उम्मीदें पूरे देश को इस बजट से थी। बजट के भी अलग अलग सिनेरियो है, कोई इसे बहुत बेहतर बता रहा है, कोई इसे विजनरी बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि किसी भी वर्ग को कुछ नहीं मिला। आपकी नजर में कैसा है ये बजट? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो उम्मीदें देश की जनता ने इस बजट से लगाई थी, कहीं पे भी वो खरा नहीं उतरे हैं। ये ज़रूर है कि जहाँ पे चुनाव है वहाँ थोड़ा फोकस ज़रूर किया गया है, लेकिन जो देश का युवा है, महिलाएं हैं, साथ के साथ आप बात करें किसान की, आप बात करें मध्यम वर्ग की, और मध्यम वर्ग से ऊपर का भी जो वर्ग है उसके लिए भी कुछ नहीं है। जो कुछ कॉरपोरेट घराने हैं, जो इनके मित्र लोग हैं, उनके लिए ज़रूर पीपीपी मॉडल को और ज़्यादा बेहतर करते हुए उनको राहत देने की कोशिश की गई है। लेकिन जो मध्यम वर्ग चाहता था कि इनकम टैक्स के अंदर छूट मिले, युवा चाहता था हमें रोजगार मिले, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा सरकार के द्वारा किया गया था। लेकिन श्वेता जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी जो दर है आज़ादी के बाद में आज सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उच्चतम स्तर पे आज है। डीजल, पेट्रोल, गैस, इस पे राहत की उम्मीद कर रहे थे कि इसके ऊपर जो केंद्रीय सेस जिस प्रकार से लगाया गया है, स्पेशल टैक्स जैसे लगाया गया है, उसको कुछ छूट मिलेगी तो आम जन को इसकी मदद मिलेगी, किसान को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन उस और भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। साथ के साथ जो किसान निधि है, जो 6,000 रुपये आप दे रहे हैं, उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। कुल मिला के महिलाओं के लिए कुछ नहीं सोचा गया है। SC, ST, माइनॉरिटी, OBC, ये वर्ग जो पिछड़ा हुआ है, उसके कल्याण की कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक दिखावा है, एक ढकोसला है। अब 25 साल आगे की बात करने लग गए हैं। जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तब 18-19 तक की बात करते थे। 18-19 आई तो 22 और 24 की बात करने लग गए। अब 22 आई है तो और 25 साल आगे की बात करने लग गए। तो जिस प्रकार से जो वादे हैं और जो हसीन सपने जो दिखाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जनता के सामने है। तो ये बजट एकदम ही, मैं कहना चाहूँगा कि जनता के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा निराशाजनक बजट है। काफ़ी उम्मीदें थी। 25 सांसद राजस्थान के अंदर यहाँ से राजस्थान की जनता ने जिता के भेजे हैं। और जब राजस्थान को कुछ देने की बात आती है, आज पेयजल के अंदर जहाँ पहले भारत सरकार 10% शेयर राजस्थान का रखती थी, 90% वहाँ का रखती थी, आज राजस्थान के मंत्री होते हुए भी 50-50 का शेयर हमें करना पड़ रहा है।
ईस्टर्न कैनाल योजना जिसके लिए स्वयं मोदी जी घोषणा करके गए थे, आज इसकी जरूरत पूरे राजस्थान को है, जिससे 13 जिलों को पेयजल की इसके अंदर बहुत बड़ी इमदाद आप मिलने ये कह वाली रहे हैं कि है। देश उसमें में कोई किसी विचार भी नहीं। वर्ग को इस बजट से कुछ नहीं मिला और राजस्थान को जो खास उम्मीदें थी, उम्मीदें उन 25 सांसदों से थी, उन्होंने भी कोई जिक्र, कोई बात, कोई मांग नहीं रखी और शायद यही वजह थी कि कुछ राजस्थान को भी ऐसा मिला नहीं और इसलिए बजट से निराशा है। ये कांग्रेस भी कह रही है, ये आप भी मानते हैं। रघुवीर पुनिया जी का रुख करते हैं, टैक्स कंसल्टेंट। रघुवीर जी, मध्यम वर्ग की बात आती है तो सीधे टैक्स की बात आती है। टैक्स स्लैब में छूट अगर दी जाती है, यानी कि हाँ थोड़ी राहत दी गई, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। कॉर्पोरेट टैक्स सरचार्ज में यहाँ पर छूट दी गई है और इसे लेकर लोग कह रहे हैं कि सिर्फ कॉर्पोरेट में फायदा देने की कोशिश की गई है। ओवरऑल इस बजट को कैसे देखेंगे आप, खासतौर से अगर टैक्स के लिहाज से बात करें तो? श्वेता जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते मध्यम वर्ग को टैक्स के एंगल से इस बजट का एनालिसिस ये करता हूँ कि मध्यम वर्ग को जो 2-3 उम्मीदें थी, एक तो ये थी कि टैक्स स्लैब है उसको इनहेंस किया जाएगा, क्योंकि मैंने कल भी इसी चैनल पे ये कहा था कि 8 लाख तक की कैटेगरी वालों को EWS माना गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो कम से कम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से तो टैक्स नहीं लें, तो उसको रिलीफ दे दें, वो भी नहीं दी गई। सेकंड, हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट की जो छूट थी 1,50,000 रुपये, वो करीब 10 साल पहले 1,50,000 रुपये की थी। अब आज 10 साल में इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है और ज़मीनों की कीमत कितनी बढ़ गई है। हाउसिंग आज 3,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम में कोई फ्लैट नहीं मिल रहा। एक 1 बेडरूम का भी फ्लैट कोई इंसान लेता है तो कम से कम अगर वो EWS की कैटेगरी में भी लेता है तो उसको 15 लाख रुपए में मिलता है। थोड़ा सा ठीक ठाक लोकेशन पे लेता है तो 20 लाख का मिलता है। तो एटलीस्ट उसको इंटरेस्ट पे तो छूट मिल जाए, वो नहीं मिली। लेकिन इनडायरेक्टली सरकार ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की घोषणाएं की हैं, अगर वो धरातल पे उतर जाती हैं तो उनसे जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट या जो भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर जैसे रोड्स, रेलवे में और जो जल के लिए जो काफ़ी बजट रखा गया है, लेकिन उसकी रियलिटी में वो धरातल पे कितना उतरेगा उस बात पर डिपेंड करता है जी। और रही बात जो अभी आपने कहा क्रिप्टो करेंसी, तो श्वेता जी मेरा क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये मानना है कि इंडिया है वो सॉवरेन कंट्री है और सॉवरेन कंट्री में जो करेंसी चलाने का, नोट चलाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार का एक तरह से रिजर्व अधिकार है। नोट छापना, और केंद्र सरकार अपनी प्लास्टिक मनी लेकर आ रही है, क्रिप्टो करेंसी लेकर आ रही है, नया ई-रूपी के रूप में लेकर आ रही है, वो तो ठीक है। लेकिन एक तरह से क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स लगाकर इन्होंने जो दूसरी क्रिप्टो करेंसी चल रही है उसको इनडायरेक्टली लीगलिटी का बना पहनाने की कोशिश की है। जो रिजर्व बैंक ने अपने एक सर्कुलर के माध्यम से उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि रिजर्व बैंक को कोई राइट नहीं है इसको करने का, तो उसको इनडायरेक्टली लीगल कर दिया। वो बात मेरे समझ से परे है कि जो सरकार के एकाधिकार में किसी दूसरी एजेंसीज को आज जो विदेशी कंपनियां क्रिप्टो करेंसी चला रही हैं वो इंडिया के अंदर करेंसी चलाएंगी, तो एक तरह से वो समानांतर सरकार जो ब्लैक मनी की पैरेलल इकोनॉमी थी इस फैसले को आप ठीक नहीं मानते? मैं ठीक नहीं मानता मैम, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है वो सरकार का विशेषाधिकार है, सोवरेन फंक्शन है करेंसी, उसमें किसी भी प्राइवेट एजेंसी को या विदेशी एजेंसी खास करके उसको उसका राइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी को अस्थिर कर सकती है। एक तरफ हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन को, जो फॉरेन से डोनेशन आता है उसको इतना स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर रहे हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, तो क्रिप्टो करेंसी हमारी पूरी इकोनॉमी को डुबो सकती है। ठीक है, तो मैं इसको ठीक नहीं मानता। ये डर है आपको और इसलिए आप कह रहे हैं कि इस लिहाज से ये फैसला ठीक नहीं है। संजय काला जी उद्योगपति हैं सर आप, और कॉर्पोरेट टैक्स सरचार्ज में छूट मिली और माना जा रहा है कि इसमें जो कुछ प्लस नजर आता है वो कॉर्पोरेट के लिए है, तो क्या वाकई में ऐसा है या उम्मीद कुछ और थी इस बजट से? मैं पहले चाहूंगा कि जो हमारा फील्ड है जेम्स एंड ज्वेलरी, जी, उसमें जो थोड़ा रिलीफ मिला है या जो नहीं मिला है उस बारे में 2 बातें कहूँ। जी बिल्कुल। हमारे जो कट एंड पॉलिश्ड प्रेशर सेमी प्रेशर स्टोन या डायमंड इंपोर्ट होते थे उस पर 7.5% पहले ड्यूटी थी, उसे 5% गवर्नमेंट ने किया। ये बहुत ही स्वागत योग्य बातचीत है। हालांकि ये अलग बात है कि पहले इस पर 2.5% था, तो हमने रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद इन्होंने 5% कर दिया। फिर जब हमने रिक्वेस्ट की कि इसको आप 2.5 कर दो तो 7.5% कर दिया।
और ये 7.5%, अब हमने रिक्वेस्ट कर रखी थी इसको 2.5% कर दें, तो उसको 5 किया है। तो ये जो हमारा माल इंपोर्ट होता है ये वो है जो कि ज्वेलरी में लग के बाद में एक्सपोर्ट होता है जी। तो यदि उस पर 5% ड्यूटी लगती है तो हमारा जो एक्सपोर्ट का माल है वो महंगा हो जाता है और कॉम्पिटिटिवनेस जो है माल की कम हो जाती है। और इसी के लिए हम चाहते हैं कि 2.5% तक ही रहे, इसके ऊपर ना जाए, पर इसको 5% किया, पर यह स्वागत योग्य है और मुझे विश्वास है कि अगली बार शायद इसको 2.5% कर दिया जाएगा। तो ये तो एक स्वागत योग्य बात है। और भी हमने जैसे गोल्ड के लिए सबको मालूम है कि आज करीब करीब 10.75% इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही है, वो बहुत ज़्यादा है। पहले 4% लगा करती थी, वो टॉलरेबल थी और उसके अंदर उसकी स्मगलिंग नहीं पॉसिबल नहीं थी। अब ये जो इन्होंने 10% और पहले 12.5% कर रखी थी और अभी भी करीब करीब 11.5% पड़ती है, इससे गोल्ड की स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो मोदी गवर्नमेंट का मेन फंडा है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा लीगली काम कराएं लोगों से, ये उस भावना के अगेंस्ट है। क्योंकि जब स्मगलिंग होकर गोल्ड आएगा तो वो बिकेगा भी उसी तरीके से 2 नंबर से। जब और जो लोग 1 नंबर में काम करना चाहते हैं उनके चीज़ महंगी पड़ेगी और जो 2 नंबर में काम करना चाहते हैं उनको चीज़ सस्ती मिलेगी, क्योंकि उस पर GST भी नहीं लग रहा है। ठीक है। तो एक तरीके से 14% का फ़र्क पड़ता है। जो लीगल काम करना चाहता है ही इज़ 14% एक्सपेंसिव, और जो इलीगल कर रहा है वो उस पर इनकम टैक्स भी नहीं देता है और 14% उसका माल भी ऐसे में सस्ता तो है। इसको बढ़ावा मिलेगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि गवर्नमेंट इसको जल्दी जल्दी एड्रेस करे और इसको मिनिमम लेवल पे लेके आए। इसके अलावा अभी एक चीज़ ई-कॉमर्स पे उन्होंने कहा है कि ई-कॉमर्स पॉलिसी जून तक लेके आएंगे। और जेम एंड ज्वेलरी जो हमारा काउंसिल है उसने इस पे पिछले 2 साल से मेहनत कर रखी है और हमें विश्वास है कि जैसा उन्होंने जून तक कहा है, जून तक ही रोल आउट कर देंगे इसको। और अगर ई कॉमर्स पॉलिसी टाइम तरीके से निकल आती है तो मुझे विश्वास है कि अगले 3 से 5 साल में जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट दुगने से ऊपर हो जाएगा। क्योंकि अभी जो खर्चे हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि जो $5, $10, $20, $50 या सेक्टर को कुछ राहत दी गई है, $100 तक के भी आइटम अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो टॉलरेबल नहीं होते पोस्टेज और क्योंकि वो राहत कितनी मानते हैं? कुछ राहत मिली है, उम्मीद और ज्यादा थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये बात है बिल्कुल। इसके अलावा एक छोटा सा मैटर और है कि हमारे जो माल इंपोर्ट होता है, रफ इंपोर्ट होती है, वो हम यहाँ पॉलिश करके और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हम वैल्यू एडिशन करते हैं। उस इंपोर्ट पे भी पिछले 2 साल से 0.5% टैक्स लगा दिया है, जबकि पिछले 50 साल में कभी भी उस पर टैक्स नहीं लगा है। और क्योंकि इसकी यील्ड 10% ही आ पाती है जेम स्टोन की जो हम तैयार करके बनाते हैं, तो एक तरीके से 5% तक का हमारा इसका इम्पैक्ट आ रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में हम महंगे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा जी। आत्माराम गुप्ता जी, रियल एस्टेट की बात कर ले, हर घर के सपने की पूरे होने की बात यहाँ पर की जाती है, ये प्रायोरिटी में है और इसलिए रियल एस्टेट भी बहुत कुछ उम्मीद कर रहा था क्योंकि कोविड टाइम पे धराशायी हुआ है ये सेक्टर भी। अभी जो उम्मीद थी कितनी पूरी मानते हैं आप बजट से? देखिए, आज के बजट में रियल एस्टेट को डायरेक्टली कहीं टच नहीं किया गया है, लेकिन हाउसिंग सेक्टर को PMY आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाने का एक बजट रखा गया है, प्रावधान रखा गया और उसके लिए 48,000 करोड़ का प्रावधान भी किया है ताकि ये चीज़ पूरे गांव-गांव के अंदर, शहर के अंदर सब जगह मकानों की जो कमी है, अपना एक छत हो, वो कमी पूरी करने का प्रयास किया गया है। इससे डायरेक्टली रियल एस्टेट सेक्टर कुछ हद तक बेनिफिशियल हो पाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ज़रूरी था कि आज इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की हमारी बहुत समय से मांग थी। केंद्र सरकार से वार्ता भी हुई थी कि उन्होंने रियल एस्टेट को इस दर्जा देने से जो इंडस्ट्रीज़ को कुछ बेनिफिट होता है वो रियल एस्टेट को भी बेनिफिट्स पास ऑन हो, और ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। एक सरकार को मकान बना के देने की आवश्यकता होती है जिसके हम एक पार्टनर है गवर्नमेंट के साथ में, तो वो सपना पूरा करने में बहुत कुछ मदद मिलती। तीसरी चीज़, जैसे हमारे अभी साथी ने बताया कि इसमें इंसेंटिव स्कीम आनी चाहिए थी कि जो लोन लिया जाता है, आम आदमी, आम उपभोक्ता जो बैंकों से लोन लेता है, लोन का रिपेमेंट करता है, तो ब्याज के ऊपर छूट बढ़ाने का था, ATC के तहत रिबेट बढ़ाने की बात थी, उसके ऊपर कहीं एडजस्ट नहीं किया गया। या एक बात मैं आपको करेक्शन करना चाहूँगा कि आपके इस टीवी पे मैं देख रहा हूँ कि कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटा के 15% किया गया, सरचार्ज कम किया गया, ऐसा कोई करेक्शन नहीं हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स में कोई रेट कम नहीं किया गया है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 18% से 18.5% से घटा के 15% किया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो आपके यहाँ ये करेक्शन करने की जरूरत है। ठीक है। और दूसरा सरचार्ज भी 12% से घटा के जो 7% किया गया है, दैट इज ओनली फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। ठीक है।
कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कोई है, कमी ठीक नहीं है, की गई है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक करेक्शन की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो 25,000 किलोमीटर की जो नेशनल हाईवेज बनाने का एक प्रावधान रखा गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एमएसएमई सेक्टर को 1,30,000 यूनिट्स को एडिशनल लोन देने की बात कही गई है। निश्चित तौर से ये लॉन्ग टर्म दूरगामी परिणाम देने वाली चीज़ें हैं और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी से तेज़ी से बढ़ रहा है और बढ़ेगा। इससे इनडायरेक्ट रूप में रियल एस्टेट को बहुत कुछ बेनिफिट होने की उम्मीदें रहती है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर देश का बढ़ता है उतना ही रियल एस्टेट को बेनिफिट होता है। पर प्रत्यक्ष रूप से हम कहें कि जो डिमांड हमारी थी कुछ टैक्स रिबेट की थी, इसकी इनकम के ऊपर टैक्स एग्जम्पशन की थी, जीएसटी में सेट ऑफ करने की बात थी कि जीएसटी जो लग रहा है कि आज हम ज़मीन खरीद के बना के बेचते हैं फ्लैट्स, तो ज़मीन खरीदने के ऊपर भी टैक्स लग गया जीएसटी, और जब बना के बेचते हैं फ्लैट तो उस समय दोहरा टैक्स लग रहा है। हाँ। उसका सेट ऑफ नहीं है, जैसे इंडस्ट्रीज के अंदर सेट ऑफ होता है वो सेट ऑफ का प्रावधान हमने डिमांड रखा हुआ था लेकिन वो सेट ऑफ नहीं किया गया है। साथ ही साथ एक देश एक कंट्री की बात थी, स्टैम्प ड्यूटी को भी अबॉलिश करके जीएसटी में मर्ज करने की बात थी, या स्टैम्प ड्यूटी है तो जीएसटी में उसकी राहत देनी चाहिए, पर वो उस पर भी कहीं गौर नहीं किया गया है। तो इसमें थोड़ा सा सुझाव हमारा आपके माध्यम से रहेगा कि केंद्र सरकार को इस पर बजट सेशन चलेगा उसमें विचार करना चाहिए और उस पर कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की गुंजाइश पूरी। नेहा गुप्ता जी 40 विमेन विंग से अध्यक्ष है, आप कुछ कह रहे थे रघुवीर जी? श्वेता जी, जो क्रिप्टो करेंसी पे मैं एक छोटा सा एडिशन करना चाहूंगा कि अब फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी कोई भी बाई करेगा तो उसको सेलर का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इवन कोई गृहिणी भी क्रिप्टो करेंसी बाई करेगी 50,000 रुपए से ऊपर की तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो यह एक स्वागत योग्य कदम है ताकि क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो अब 1 नंबर में ही होगा, 2 नंबर में नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और जो फॉरेन की जो एक्सचेंज थी वो इंडिया में काम कर रही थी और उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं कर रही थी, तो वो इसमें टैक्स नेट में आ जाएगा। ठीक है। नेहा गुप्ता जी, अब दोनों तरीके से जानना चाहेंगे, अगर वर्किंग वीमेन के तौर पर भी अगर हम बात करें या गृहिणी के तौर पर भी बात करें, महिलाओं को जितनी उम्मीदें थी बजट से आपको क्या लग रहा है कितना पूरा हुआ है? क्योंकि महिलाएं तो ये कह रही कि हमें कुछ नहीं मिला, कई सेक्टर ऐसे हैं जो खाली हाथ खुद को समझ रहे हैं, लेकिन क्या वाकई आप भी ऐसा ही मानती है? विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो अगर 48% अपनी देश की आबादी विमेन है तो उनका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 18% से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब अगर हमें चाइना की तरह अपनी जीडीपी बढ़ानी है तो जो नॉन वर्किंग वर्ग है, जो अपनी महिलाएं हैं, उनको वर्किंग वर्ग में लाना पड़ेगा। उसके लिए एक अलग से ही कुछ स्कीम्स, कुछ प्रमोशंस की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि आप जब 2.5% स्टेट रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम करती है रेजिडेंशियल पट्टों पे, तो उस तब से विमेन के नाम पे हुआ। अगर कैपिटल गेन में या उनके नाम पे कैपेक्स होगा उस पे अगर कुछ एडिशनल उनको इंटरेस्ट फ्री किया जाए तो कहीं ना कहीं टैक्स रिबेट दी जाए, तब वो सारी प्रॉपर्टीज़ जाके विमेंस के नाम होंगी। कई लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ ट्रेनिंग एक समस्या नहीं है विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सोशो कल्चरल जो हैंड होल्डिंग होती है एक महिला को आगे बढ़ाने के लिए, वो ज़्यादा बड़ी समस्या है। उसके लिए कहीं भी कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, ये सोचा ही नहीं गया है। हमें पिछले 3 सालों के बजट में कभी देखने में नहीं आया कि उन लोगों ने विमेंस में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाई है, जो कि एक तरीका है ओवरऑल जीडीपी को बढ़ाने का, और जो चाइना प्रूव भी कर चुका है कि किस तरह से वर्कफोर्स में जब उन लोगों ने विमेन कंट्रीब्यूशन बढ़ाया तो उनकी जीडीपी में बहुत मुनाफा हुआ। लेकिन साथ ही साथ में एक चीज़ काफ़ी अच्छी थी एज ए विमेन, वेस्ट मैनेजमेंट। आप अगर देखें तो बहुत सारा पैसा करेंसी के प्रिंटिंग में जाता है या बहुत सारा पैसा पासपोर्ट्स में जाता है। ये जब डिजिटलाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट भी होगा। साथ में जहाँ डाकघर की इतना बड़ा नेटवर्किंग है, जो इतनी पेनिट्रेशन गांव-गांव में है, उसको बैंकिंग सेक्टर से और कहीं जाके हो सकता है बाद में ई मित्र और इंटरनेट कनेक्शन से जब जोड़ा जाएगा तो हम रूरल और सेमी रूरल सेक्टर्स में जाके उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका लिया है एज ए विमेन, वो काफ़ी सराहनीय भी है। ठीक है। ज्योति किरण जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं वित्त आयोग से। ज्योति जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस विधायक रफीक खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रफीक जी आपका भी बहुत स्वागत है। ज्योति जी आपका ही रुख करना चाहेंगे, कल भी हमने चर्चा की थी ज्योति जी की उम्मीद क्या है, क्या कुछ हो सकता है, लेकिन आज जबकि बजट आ गया है ज्यादातर रिएक्शन ये आ रहे हैं कि कुछ मिला नहीं, लेकिन विजनरी इस बजट को कहा जा रहा है। बिल्कुल आपसे समझना चाहेंगे कैसा रहा ये बजट?
देखिए, ये एक बिग पिक्चर बजट है, बहुत बोल्ड बजट है और विजनरी बजट है। इस बजट में भारत के अमृत काल का बजट जिसे कहा है, यानी 75 से 100वें वर्ष तक का बजट है। इस बजट में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि गवर्नमेंट ने जरा भी परहेज नहीं किया है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का और इन्वेस्टमेंट का बूस्ट लाने के लिए। पब्लिक स्पेंडिंग के माध्यम से बहुत ही सही तरीके से प्राइवेट स्पेंडिंग को क्राउड इन करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि डिजिटाइजेशन का भी ये बजट है और इसमें सबसे पहले शिक्षा के डिजिटाइजेशन, स्वास्थ्य के डिजिटाइजेशन, जो कि बजट के फाइन प्रिंट्स जो देख रहे हैं उसको ठीक से समझ रहे होंगे। उसके अलावा कृषि में डिजिटाइजेशन और ओवरऑल डिजिटल भारत ये पहला देश होगा जिसमें डिजिटल करेंसी, अभी एक भाई बात कर रहे थे, डिजिटल करेंसी का भी इंडिजिनाइजेशन करके उसे एक नेट के भीतर लाने की बात है। सबसे महत्वपूर्ण जो बिग रिफॉर्म्स इसमें है, मैं सर्कुलर इकोनॉमी की बात लगातार कहती रही हूँ। एक मिनट ठहरिए जरा, मैं अपनी बात कह लूं, सवालों के लिए बहुत जगह है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, जिसमें रोजगार की असीम संभावना है, असीम संभावनाओं के साथ में सर्कुलर इकोनॉमी का एक, और जब स्टेट्स की बात आती है, राजस्थान के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं इस पर बाद में आती है, लेकिन चूंकि समय आपके पास कम है, सबसे पहले कल मैंने कहा था जेम्स एंड ज्वेलरी में महत्वपूर्ण घोषणा की गई, बहुत जबरदस्त इम्पेटस मिला। दूसरी, एमएसएमईज के लिए जो महत्वपूर्ण घोषणा, हम टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करते हैं, उसमें जो ECGLS स्कीम को बढ़ाया गया है, उसमें हॉस्पिटैलिटी को शामिल किया गया और 60,000 करोड़ की बात है। इसमें रोजगार भी क्रिएट होंगे और राजस्थान को बहुत बड़ा इसमें बूस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा कृषि के लिए अगर आप बात करेंगे तो पंच भाव हैं जो मैं कहना चाहूंगी। MSP का आपने एक्सपेंडिचर देख ही लिया होगा। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर बहुत अधिक काम किया है। प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि है उसके द्वारा, और इसके अलावा कृषि के डिजिटाइजेशन और कृषि में ड्रोन्स जैसी व्यवस्थाओं को, और गंगा के 2 तरफ जो बेल्ट है उस पर ऑर्गेनिक खेती की बात है। इतना जबरदस्त बजट है। इसमें अब प्रश्न जो पूछ रहे हैं, मुझे एक प्रश्न ये भी पूछना है कि देश के बजट से संतुष्टि किन किन को है। इसमें एक देशभक्ति की भी बात है कि अगर अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, ठीक है, तो देश का भी ज्योति जी बिल्कुल आपने विजनरी बजट बताया, और ये जरूरी भी था इस बजट को समझना कि क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य बात कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि कुछ है नहीं। विजनरी के तौर पर देखें, विजन के तौर पर देखें कि हाँ, इसे आने वाले 25 साल तक के लिए रखा गया है और उस हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा बजट है, ये आपने समझा। लेकिन इसी पर सवाल रफीक जी भी करना चाहते हैं, और क्योंकि किसानों की भी बात हुई है तो हम रिएक्शन जरूर CB यादव जी से भी लेना चाहेंगे। लेकिन रफीक जी, हाँ ठीक है सर, आप पूछिए, क्या जानना चाह रहे थे आप बजट को कैसे देख रहे हैं, जरा वो भी बता दीजिए साथ साथ। नहीं, मैं पहले तो देखो बजट एक दिशाहीन बजट, ऐसा बजट जिसमें कुछ नहीं है। 1.5 घंटे का भाषण देके मैडम चली गई। अरे बजट देती, भाषण देने के लिए थोड़ी बोला था आपको। 1.5 घंटे में समेट के चली गई। अब तक का शॉर्टेस्ट बजट पेश किया और 2022 का बजट अरे सुनो, संसदीय परंपरा, मेरी बात सुन लो। नहीं, क्यों मेरी बात सुन लो। 2022 है और आप लोगों ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी। किसानों की आय डबल, बताओ किसानों की आय डबल कैसे कर रहे हो आप? आपने पिछले बजटों में बोला था, और ये सारा मंच गवाह है कि किसानों की आय हम 2022 में डबल कर देंगे। सुनो, आप भी सुन लो एक बार। ठीक है, रफीक जी इसका जवाब भी लेते आते आगे आप बात रखिएगा, जवाब भी लेते आते रफीक जी। हाँ ज्योति जी, 2022 तक किसान की आय दोगुनी होगी, नहीं हुई, ये सवाल। जवाब तो देने दीजिए। बिल्कुल ज्योति जी, आप जवाब दीजिए इसका एक लाइन। हाँ देखिए, मैं एक लाइन में जवाब दे दूं रफीक भाई। आपने कहानी बहुत लंबी सुनाई, कहानी में इंटरेस्ट जरा भी नहीं आया। उसके पीछे कारण है कि आपके आंकड़े बिल्कुल 0 हैं। अगर आंकड़े आपने समझते होते, सुनिए तो सही, छोड़ेगी, माफ नहीं करेगी। सुनिए तो सही, किसानों की आय डबल, सुनने की हिम्मत रखिए। डबल रफीक जी इसका जवाब ले रहे हैं। रफीक जी जरा सुनिए, की साथी बैठी है, रफीक जी, मेरे संजय काला जी बैठे हैं,
आत्मा राम जी बैठे हैं, इनसे भी बात करना चाहता हूँ 2 मिनट। एक मिनट मेरे को बात नहीं पूरी बात करने तो देंगे करने दो श्वेता जी, भाई, मैं सुनूंगा रफीक खान सबकी जी बात नहीं करने देंगे, सबकी श्वेता सुनूंगा उत्तर नहीं सबकी। देने पहले देंगे। मेरी बात पूरी करने दो। रफीक जी, आप उत्तर देने दीजिए। रफीक जी, इसका जवाब लेने के बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। रफीक जी, पूरी बात करने दो। रफीक जी, क्योंकि सवाल आपने किया है ना सर, सवाल का जवाब भी तो ले लें। सिर्फ सवालों की चर्चा कैसे होगी? उत्तर देना, ठीक है, उत्तर देना आपका नंबर आएगा। ठीक है ना, तो दे रही है ना वो उत्तर। रफीक जी 1 मिनट जवाब ले लेते हैं, इसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप और सवाल कीजिएगा, बिल्कुल हम सुनेंगे। ठीक है, ज्योति जी इसका जवाब, ज्योति जी इसका जवाब। देखिए, किसानों की आय बढ़ाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले उनको एमएसपी दें और उसके बाद कॉस्ट घटाएं। कॉस्ट घटाने में मैं यूरिया को इनको एक सब्सिडी का उदाहरण दे दूं, इनके आंकड़े बड़े पुअर हैं, जरा ये सुन लें। 2021 में जो यूरिया की सब्सिडी थी वो 5878 थी, 58768 थी, और अब इस बार रिवाइज एस्टिमेट में वो 75,930 करोड़ है। मेरे भाई, यूरिया में फॉरेन मार्केट में जितनी भी दामों की वृद्धि हुई, सुन लीजिए, फर्टिलाइजर की सब्सिडी में कटौती कर दी, आप कर रहे हो, किसानों की आय बढ़ रही है। सुन लीजिए, आपको आय का मतलब भी आता है आपको मालूम ही नहीं है ज्योति किरण जी, आय का थोड़ा सा मतलब बजट आता पढ़ है। के आओ। भाई साहब, फर्टिलाइजर आप की सब्सिडी में कटौती कर दी, कटौती। आप बजट पढ़ के आइए, आपने बजट के फिगर्स देखे बजट नहीं पढ़ के आओ, बजट। यहाँ सेंटिमेंटल भाषण मत ज्ञानी दीजिए, बनो, सेंटिमेंटल भाषण मत दीजिए। मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, आपसे बेहतर बजट समझती हूँ। फर्टिलाइजर में कटौती करी है, कटौती, बेनिफिट, कॉस्ट और प्राइस फर्टिलाइजर में कटौती करी है, कटौती की बात किसान की होती है, किसान नेता भी हमारे बीच में है, उनसे इसका जवाब लेंगे। ज्योति जी, रफीक जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर चर्चा आगे जारी रखेंगे, अपनी बात रखने का सभी को मौका भी मिलेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा जिस तरह से कह रहे थे, ज्योति किरण जी ने अपनी बात रखी कि कैसे बेहतर ये बजट है, वहीं इस बजट पर सवाल यहाँ रफीक खान जी भी उठा रहे थे, लेकिन क्योंकि किसान की बात आ रही थी और किसान नेता सीबी यादव जी भी हमारे बीच में है, शिक्षक भी है। सीबी यादव जी, किसान क्या खुश है इस बजट से? किसान को बहुत उम्मीदें, केंद्र सरकार कहती है हमारे लिए जो प्रायोरिटी में है वो किसान है, किसान उम्मीद लगाकर इस बजट से बैठे थे, और बजट पेश करने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से जैसे भी रिएक्शन आया वो कह रहे कि किसानों के लिए हमने बहुत बेहतर करने की कोशिश की। क्या नजर आपको आता है? जी श्वेता जी, किसानों की पैरवी करने के साथ साथ एक शिक्षक भी हूँ, तो पूरे बजट को जैसे ज्योति किरण जी कह रहे हैं आंकड़ों से ही समझाऊंगा, और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि ये बजट किसान का माखौल ही नहीं उड़ाता है, बल्कि किसान आंदोलन का सबक सिखाने जैसा है। अब मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ, चूँकि किसान आंदोलन जो इस देश में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन चला, पहली बार ये आशा थी कि शायद बजट में किसान पर विशेष ध्यान देंगे, उनको संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। किसान को आशा थी कि एमएसपी की गारंटी पे कुछ होगा। पहली बार ये 2016 के बाद में पहला बजट है जिसमें किसान की आमदनी पर कोई बात नहीं हुई। पहला बजट 2016 का था जब किसान की आमदनी 2022 में दुगनी करने की बात कही गई थी। एक जिम्मेदार सरकार की ये दायित्व नहीं बनता है कि वो ये बताए कि अब किसान की आमदनी कितनी बढ़ी, दुगनी नहीं बढ़ी, 25% बढ़ी, 50% बढ़ी। पिछले 6 साल तक स्लोगन देते आए थे, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है। क्या ये जानने का अधिकार है या नहीं है कि किसान की आमदनी 2016 में कितनी थी, जो 2022 में कितनी हो गई? कोई आंकड़ा नहीं है। हाँ, आंकड़े हैं कुछ, एनएसओ का आंकड़ा है, जो 77वें राउंड में एनएसओ का आंकड़ा है, उस आंकड़े को देखा जाए 2013 के बाद में 2018 का एनएसओ के आंकड़े हैं। 2013 में प्रति परिवार किसान की आमदनी 3080 थी, 2018 के अंदर ये 3700 हो गई। कुल ग्रोथ 23%, और अगर महंगाई को जोड़ दिया जाए तो ऋणात्मक, और अगर कोविड काल को जोड़ दिया जाए तो माइनस में वहां जाएगी कि दुगनी आमदनी की जो बात कही गई थी उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। दूसरी बात, इस बजट में 4 मुख्य घोषणाएं हैं, उन घोषणाओं पे बात करते हैं। पहली घोषणा है कि किसान को एमएसपी की जो धान और गेहूं पर कुल 1.63 करोड़ किसानों से 2.37 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पे दिया जाएगा। आपको पता है ये कौन सी, ये कोई नई घोषणा नहीं है। ये कहा गया है कि पिछली बार हमने इतनी खरीद की थी, और बहुत बड़ी मिस्टेक है कि उसमें विल का प्रयोग किया गया है। पिछली बार के लिए वाज का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा लग रहा है जैसे एमएसपी पे ये बड़ी घोषणा कर दी है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, 2020-21 का बजट से तुलना करें तो 20-21 में एमएसपी पे जो खरीद थी वो थी 2.48 लाख करोड़, और कुल किसानों से खरीद की गई थी वो थी 1.97 करोड़। मतलब किसानों की संख्या भी कम हुई और
कुल बजट का आवंटन जो खरीदा गया, आगे की घोषणा तो है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है इसे ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे ये अगले बजट की घोषणा है। ये पिछले बजट में खरीद किए गए आंकड़ों को ऐसे प्रस्तुत किया गया जिससे एक गलतफहमी पैदा हुई है, पहली बात। दूसरी बड़ी घोषणा की गई है कि गंगा के किनारे दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर का कॉरिडोर में जैविक खेती को बढ़ाया जाएगा। भाई गंगा किनारे क्यों? आज तक पायलट प्रोजेक्ट भी चले तो किसी एक जिले के अंदर चले हैं। मतलब इसमें भी आपने चुनाव का पुट नहीं छोड़ा, उस भावना और धार्मिक भावनाओं को जोड़ दिया है। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले 4 बजटों में लगातार ये सरकार जीरो फार्मिंग बजटिंग की बात कर रही है। और जीरो फार्मिंग बजटिंग वही होता है कि आपके जो रासायनिक खाद है उनको जीरो कर दिया जाए। तो एक तरह से क्या जो पिछले 4 बजटों में आपने जीरो फार्मिंग बजट की बात कही, अब आपने एक नई तरह से बात कर दी है। तीसरी जो इसमें घोषणा वो है कि हम यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को बदलेंगे जिससे कि इनपुट कॉस्ट कम हो। ये बजट की घोषणाएं होती है, बजट आय और व्यय का ब्यौरा होता है। ये नीतिगत मामले होते हैं जो कभी भी आप कर सकते हो। बजट का सवाल यह है कि आपने कृषि पर रिसर्च पे कितना बढ़ाया, उस पर एक जवाब नहीं है। क्योंकि उन्होंने पूरा बात और डिस्क्राइब बता किया देता था। हूं, एक केन और बेतवा की और बात है जिसमें 44,000 करोड़ रुपए, ज्योति जी कह रहे थे कि आंकड़ों से बात करें, तो आंकड़ों से ही बात कर रहा हूं। केन और बेतवा परियोजना पिछले 7 साल से पेंडिंग पड़ी है इन्हीं की वजह से, और अब कह रहे हैं कि हम 5 परियोजनाओं को आगे हम राज्य सरकारों से बात करके करेंगे। तो ये बजट में अलोकेशन ही नहीं है, हम बात करके करेंगे, ये तो नीतिगत मामले होते हैं। बजट हमेशा आय और व्यय का ब्यौरा होता है। सबसे बड़ी बात है वो यह है कि कृषि पर पिछली बार 4.26% कुल बजट का हिस्सा था, जो घट करके, ज्योति जी मैं घट करके आंकड़ा बता रहा हूं, 3.86% हो गया। ये सबक है किसान को, ये सबक है। ये नाराजगी भी किसान की, ये आंकड़े। ज्योति जी इस पर एक रिएक्शन। ज्योति जी। पहला रिएक्शन, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि बजट नीति पत्रक नहीं होता। बजट नीति का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, पैचवर्क से कभी काम नहीं होता। इसलिए भाई ने जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए वॉज और इज में उलझा के नहीं, इनको मैं थोड़ी सी गणित की लैंग्वेज में, अर्थशास्त्री हूँ, ये टीचर है, तो इतना जरूर समझा दूं कि जो ये ईयर गया है, जो प्रीसीडिंग ईयर है, उसके बारे में भी बात की जाती है। इसी के कारण फिस्कल डेफिसिट से लेकर सारे आंकड़ों की बात वॉज और इज और गो में की जाती है। जो रिवाइज एस्टिमेट होता है, जो बजट एस्टिमेट होता है, वो मैं अलग से पूरा एक सेशन ले सकती हूँ इनके साथ में, अभी समय कम है। दूसरी बात, इन्होंने किसानों की आय की बात की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बार बार ये बात करते हैं, आय का मतलब क्या होता है? आय का मतलब ये होता है कितनी हो गई, हमारा तो सवाल यह है कि 2016 से कितनी हो गई। मैंने धीरज से आपकी बात सुनी, आप धीरज से बात सुनिए। यही डेमोक्रेटिक एक्सचेंज है, इसी को आगे मैच्योर करना। आपने अनाउंस किया कि 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी, कैसे हो रही है? जो भी भाई है सुन लीजिए, देखिए सुनिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें ये डबल हो रही है मैडम, कैसे हवा में? अरे सुनिए तो सही, तब सुनने की ताकत रखेंगे तो सुनेंगे ना। किसानों के लोन आपने माफ करने की बात की थी, उनकी जमीन नीलाम हो रही है, वो बचाइए पहले, जमीन नीलाम से बचाइए, फिर बात कीजिए किसानों के लोन पे आगे। अरे आय डबल का जवाब दो, किसानों की आय डबल 2022-2016 में टारगेट रखा था आपने। 25 साल अमृतकाल की बात कर रहे हो और कह रहे हो हम 25 साल। अरे जो पहले किए वो कमिटमेंट तो पूरे करो। ठीक है सर, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, वक्त भी खत्म हो रहा है। रफीक जी आप अपना रिएक्शन भी दे दीजिए बजट को लेकर। सवाल तो आपने किए, लेकिन रफीक जी बजट में आपको कुछ नहीं लगा बेहतर? रफीक जी, एक तरफ किसानों की जमीन नीलाम करते हैं, दूसरी तरफ किसानों की बात करते हैं, कितने घड़ियालों आंसू बहाएंगे? ठीक है ज्योति जी, एक मिनट। रफीक जी मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, आप सवाल नहीं रफीक जी, पहले आप अपने भी रिएक्शन दे दीजिए। आपको बजट में क्या कुछ भी बेहतर नहीं लगा? कुछ भी बेहतर नहीं है। बात 1 मिनट खत्म करने दीजिए। मैं दे रहा हूँ, ज्योति किरण जी सुने तो सही। हाँ ज्योति जी सुन रही हैं, आप जवाब दीजिए, क्योंकि आपने इस पर जवाब नहीं दिया, आप सवाल पे सवाल कर रहे हैं। उसका जवाब भी ज्योति जी से लिया है, लेकिन आप भी जरा जवाब दे दीजिए, बजट पर अपना भी रिएक्शन दे दीजिए। कह रहा हूं फर्टिलाइजर्स, ये पहला इंसिडेंट है जब फर्टिलाइजर्स पे कटौती की गई। अभी मेरे से पहले मेरे साथी संजय काला जी बोले और आत्माराम जी बोले। संजय काला जी और आत्माराम जी थाना पूछना चाह रहे हूं, 2004 से 14 को टाइम याद है के? 2004 से 14 में कोई टैक्स नहीं था। संजय जी हाँ या ना तो बोलो। नहीं था 4 से 14 में कोई मैं तो कह चुका हूं 50 साल में कभी टैक्स और बहुत फ्रेंडली बिजनेस मूवमेंट होता था। आत्माराम जी कभी टैक्स नहीं लगा। ये टैक्सेशन 5% 7% कर देंगे,
पहले 2.5 को 5 कर दिया, 5 को 7.5 कर दिया, 7.5 को 5 करके कह रहे कि हमने दे दिया। अरे तुम ले रहे हो हमसे दे का दिया भाई। 2000 श्वेता मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न है श्वेता, श्वेता मेरा प्रश्न मुझे प्रॉपर्टी ग्रोथ याद है 4 से 14 के बीच में, 4 से 14 की बात खड़ी बताने से कैसे प्रॉपर्टी में ग्रोथ थी, कैसे पूरी यानी रफीक जी आप कह रहे हैं कि जो हुआ 14 के बाद हुआ, आप ये कह रहे हैं जो हुआ 14 के बाद हुआ। ज्योति जी सुनाने वाले मेरी बात को एंटरटेन कीजिए, पहले मेरी बात को एंटरटेन कीजिए। 4 से 16 में बात एक मिनट सुन लीजिए सुनने पर श्वेता। रफीक जी एक मिनट, रफीक जी एक मिनट, वक्त खत्म हो रहा है रफीक जी। क्या वो तो पूरा करो। ये भाषण का मंच नहीं, आप भाषण देंगे, ठीक है, भाषण का खेती पर बजट का आवंटन बढ़ा या घटा, सीधा सवाल। रफीक एक सेकंड सुनिए, एक प्रश्न का, सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 4 से 14 के बीच में रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या थी? 14%, 15%, 16%। आज आप रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5% पे हैं। आप जिस तरीके की चीजों ये पूरा देखिए सबको आंकड़ा जानकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आम जनता है वो राहत हर साल चाहती है, फिर सरकार किसी क्योंकि वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। चलिए अब शब्दों के जरिए नहीं सर, अंकों के जरिए बता दीजिए 10 में से कितने नंबर देंगे आत्माराम जी, उसी से हम समझ जाएंगे कि आप बजट को कैसे देख रहे हैं आत्माराम जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। इकोनॉमी का आत्माराम जी बजट जो रहा 10 में से मेरे निगाह में 10 में से 8 नंबर हैं। 8 आप दे रहे हैं। और इसमें मेरा इतना सा कहना, चूंकि मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हूँ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए जीडीपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन में रियल एस्टेट का योगदान होना चाहिए। आज की डेट में देश के अंदर लगभग 9% के आसपास है, जिसको बढ़ के 15% करने के लिए बहुत कुछ छूट की उम्मीद थी, वो उम्मीद पे विचार करने की आवश्यकता है। विमेंस के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो 10 में से 5 से भी ज्यादा नहीं दिया जा सकता। किसान के लिए बजट में कुछ बढ़ाएं या कुछ जारी रखें तो बात थी, बजट में कम और कर दिया गया है। ग्रामीण विकास पे भी जो खर्च है वो 5.59% जो पिछला था उसको घटा करके 5.23% कर दिया है। जो पहले से पीएम आशा योजना चल रही थी उसमें 1 करोड़ जो 3000 करोड़ से घटा करके सिर्फ 1 करोड़ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा पर कोई एक शब्द नहीं है जिसका इतना गुणगान किया जा रहा था। कितने नंबर 10 में से बजट? नंबर तो तब देने जब कुछ बात हो, बात ही नहीं हुई है। जीरो से भी नीचे माइनस में जाएगा। हाँ मैं वही तो कर रहा हूँ कि कोई एक बात हो जिसके लिए नंबर दिया जाए। नहीं नंबर है ही नहीं यहाँ। ठीक है रघुवीर जी 5 10 में से 5 सर आपका क्या कहेंगे? 10 में से 5 पर मैं चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी पे खास तौर से जो शुरुआत की है टैक्सेशन की वो बहुत अच्छा कदम है। खुद की करेंसी निकालना इज़ वेरी डिफरेंट। उसके अंदर अपना कंट्रोल रहेगा या नहीं, या कितना चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी उसका पता नहीं। पर उस पे जो क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स लगाया है, अच्छा है, ये फैसला अच्छा है, लेकिन आप बजट को 10 में से 5 दे रहे हैं। जी हाँ ठीक है। टीकाराम जूली जी सर आप अंकों के जरिए बता दीजिए बजट को कैसे देख रहे हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे आप? तो जीरो लायक भी नहीं है। मेरे साथ जो साथी वक्ता जुड़े हुए हैं आत्माराम जी से पूछ लो, अपने आत्मा से बता देंगे कुछ तो कि रियल एस्टेट का जितना बड़ा नुकसान ये सरकार आने के बाद में हुआ इतना कभी नहीं हुआ। रफीक खान जी जुड़े हुए हैं। रफीक खान जी टीकाराम जी तो कह रहे जीरो भी देने लायक नहीं, लेकिन रफीक खान जी किसी एक फैसले का स्वागत, कोई एक ऐसी घोषणा जो लगी हो आपको कि चलिए ये बेहतर किया, कुछ बेहतर किया। फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ी या कम हुई अभी इस बजट में? सब्सिडी बढ़ी या कम हुई ज्योति जी? अरे रफीक जी आप तो नंबर बताइए, जो दिए से लास्ट रिएक्शन लेंगे। 1,40,000 करोड़ से 1,05,000 रफीक जी 10 में से कितने अंक देंगे? 0 चलिए ज्योति जी एक लास्ट जवाब, आपके 10 में से कितने मार्क्स दे रहे हैं, क्योंकि सबके रिएक्शन आपने सुने। ज्योति जी ऐसा है, फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, बोल्ड बजट है, ब्यूटीफुल बजट है, भारत की आकांक्षाओं का बजट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं के लिए बहुत अधिक आगे समृद्धि बढ़ाने वाला बजट है। 10 योजनाएं हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, 10 में से 10 नंबर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है ये वो बजट है जो भारत के लिए आगे वर्ल्ड इकोनॉमी बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसमें रेट ऑफ ग्रोथ 9% है, जिसमें रेट ऑफ ग्रोथ की वो ट्रैजेक्टरी ही चेंज हो गई है। ये सब जीरो मेंटल स्टेट के लोग हैं, नेसेयर्स हैं, डाउटफुल करने वाले लोग हैं, ठीक है, इनको नहीं पता कि शुक्रिया का क्या मतलब शुक्रिया होता आप है। सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए
हर किसी को उम्मीदें थी और हर किसी की उम्मीद पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी मिल जाता है तो लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि चलिए कुछ नहीं से कुछ बेहतर है। तो जिसे कुछ मिल गया है वो थोड़ा बेहतर इसे बता रहा है, जिसे कुछ भी नहीं मिला है वो इसे बेकार बजट कह रहा है कि बिल्कुल भी किसी के भी फायदा का ये बजट नहीं है। लेकिन इसे अच्छा भी बताने वाले वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि इसे विजनरी बजट के तौर पर देखा जाए। आज फौरी तौर पर राहत नहीं है, लेकिन 5 साल 25 साल का ये विजन है और उस लिहाज से देखा जाएगा तो ये बजट बेहद अहम है। लेकिन आम आदमी, मध्यम वर्ग की बात करें, किसान, युवा की बात करें, जिसे रोजगार चाहिए, महंगाई से राहत चाहिए, जिसे यहाँ पर उम्मीद ये थी कि कुछ इनमें मिल सकेगी, नौकरी पेशा को टैक्स में राहत थी, वो नहीं मिला है और इस लिहाज से इस बजट को मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। लेकिन ज्यादातर नेगेटिव लोग कह रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ और एड ऑन किया जा सकता है, आने वाले वक्त में कुछ और फैसले क्या बजट में ऐड करेगी सरकार या नहीं, ये भी बेहद अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल सबके रिएक्शन आपके सामने और आप भी देख रहे होंगे कि बजट में आपको क्या मिला, खुश है या नहीं, ये भी आपका निर्णय है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।